ओके, ये बीच बीच में पता नहीं क्यों कनेक्शन टूट जाता है। देखो सबसे ज्यादा अगर हमें धातुओं को अलग करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा खर्चा आएगा, तो वो अधिक क्रियाशील। ठीक है, सबसे कम खर्चा और सबसे कम टाइम किसमें लगने वाला है? कम क्रियाशील। कम क्रिया। ये तो मध्यम आ गई। अब जो समझने वाली बात ये है, धातुओं की प्राप्ति। इन धातुओं की हमें प्राप्ति करनी है, क्योंकि ये धातुएं जुड़ी हुई है किससे? यौगिकों के साथ। मैंने बता दिया किस किस से जुड़ी होती है। इन सबसे आपको अलग करना है, निकालना है धातुओं को। तो इसमें अलग तरीका लगाना पड़ेगा, इसमें अलग तरीका लगाना पड़ेगा, इसमें अलग तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये धातुएं किसी से भी क्रिया कर सकती है। इनको अलग करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? विद्युत का। डाल लो अपने दिमाग के अंदर कि अधिक क्रियाशील धातुओं को अलग करने के लिए इन धातुओं की गलित अवस्था में, कल मैंने बताया था, अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होता है तो करंट पास नहीं होता, उनमें उसको गलाना पड़ेगा। इन धातुओं को गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये अलग मेथड है, सबसे लास्ट में लेना पड़ेगा। इन धातुओं को आप कैसे अलग करोगे? इन धातुओं को अलग करने के लिए और इन धातुओं को अलग करने के लिए दो विधि तैयार की जाती है। एक विधि का नाम है भर्जन और एक विधि का नाम है निस्तारण। बिल्कुल अच्छे तरीके से डील कर लेना दोनों को, क्योंकि ये केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जो अच्छे को पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए समझना है ध्यान से। बताओ, अधिक क्रियाशील धातुओं को आप कैसे प्राप्त करोगे? विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत के द्वारा। इतना सा दिमाग में रखो सर, विद्युत के द्वारा, खत्म बात। मध्यम क्रियाशील धातुओं को अलग करने के लिए आपको दो विधि लगानी पड़ेगी। एक तो भर्जन, देखो दोनों विधियों का क्या नाम है? भर्जन। और दूसरी विधि का नाम है निस्तारण। दूसरे मेथड का क्या नाम है? निस्तारण। निस्तारण। भर्जन और निस्तारण। और विधि क्या है? देखो दोनों विधियां कुछ ही नहीं है, ये तो नाम है, आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना। एक विधि का नाम भर्जन है और एक विधि का नाम निस्तारण है। और क्या करना है? गर्म करना है। इन धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। इन धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। गर्म करते ही वो धातु क्या बन जाएगी? गर्म करोगे तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो ऑक्साइड बन जाता है। इन धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातुओं का ऑक्साइड बनाना क्या कहलाता है? भर्जन। और इसमें भी ऐसा ही किया जाता है। फिर भर्जन और निस्तारण में फर्क क्या हुआ? फर्क इतना सा है, ध्यान रखना। भर्जन में कौन सी धातुओं को गर्म किया जाता है? भर्जन में उन धातुओं को अलग किया जाता है जो धातु सल्फर से जुड़ी होती है। मतलब वो सल्फर का अयस्क होना चाहिए। कौन सा अयस्क होना चाहिए? सल्फर वाला। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं, अगर आप जेडएनएस को रिमूव करना चाहते हो, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि सर जिंक अलग हो जाए, सल्फर अलग हो जाए, तभी तो धातु शुद्ध होगी ना। समझो इस चीज को, दिमाग लगाओ। जेडएनएस पर ध्यान देना। हम ये चाहते हैं जिंक अलग हो जाए और सल्फर अलग हो जाए। अगर हमें प्रकृति ये देती है, हमें नेचुरल तरीके, तब तो हमें जोर ही नहीं आएगा ना। ये तो हमें कुदरत ने दे दिया, लेकिन इतना भी नहीं देती कुदरत हमें इन दोनों को मिक्स करके दे रही है नीचे से। अब इतना काम तो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? जिंक को अलग कर रहे हैं, सल्फर को अलग कर रहे हैं। तो जिंक से सल्फर को निकालने के लिए वायु की उपस्थिति में इस जिंक सल्फाइड को गर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिना गर्म किए अलग नहीं होगा। इसको गर्म करना पड़ेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आप सोचो, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस चीज को गर्म करेंगे तो सल्फर तो हट जाएगा और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आगे? ऑक्सीजन। तो जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो जाएगा? बोलो क्या? जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो जाएगा? मयंक? जिंक ऑक्साइड। वेरी गुड, ऑक्साइड। ऑक्साइड के अंदर जिंक ऑक्साइड। इन सब की रिएक्शन लिखूंगा मैं बाद में। मैं अभी रिएक्शन एक की नहीं लिख रहा, मैं तो तुम्हारे दिमाग में मतलब डाल रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। मेरी आदत नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ा दूं मैं। जब तक तुम लोगों के ढंग से समझ में नहीं आएगा तब तक चेन नहीं मिलेगा मेरे को। पूरी चीज समझ में आनी चाहिए। ऐसे कैसे? जिंक सल्फाइड, इसको हटा दो, अलग ही तरीका है, विद्युत के द्वारा अलग करेंगे, खत्म बात। अधिक क्रियाशील को दिमाग में नहीं लाना आपको। मध्यम क्रियाशील ले लो। तो मध्यम क्रियाशील का एक एग्जाम्पल ले लो आप। जिंक ले लिया, मानव जिंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। जिंक ले लिया। अब जिंक के अंदर जो अशुद्धियां मिली हुई है, जिंक के अंदर सल्फर मिला हुआ है, कार्बोनेट मिला हुआ है, इनको अलग करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है।
धातुओं की प्राप्ति, हमें धातु की प्राप्ति करनी है। तो बताओ जिंक के अंदर जो ये अशुद्धियां मिली हुई है, खनिजों की, अयस्कों की अशुद्धियां मिली हुई है, इनको अलग करने के लिए आप क्या करोगे? इनको अलग करने के लिए आप बोलोगे कि सर हमें एक तो भर्जन वाला तरीका लगाना पड़ेगा और एक निस्तारण। तो मैं भर्जन निस्तारण में फर्क समझा रहा हूँ। तो भर्जन कब काम में आता है? भर्जन तभी काम में आता है जब जिंक के साथ सल्फर मिला होता है। जब जिंक के साथ सल्फर मिला होता है तब भर्जन इस्तेमाल करोगे। तो जिंक के साथ सल्फर मिला हुआ है तो क्या बन गया? जिंक सल्फाइड। क्या बन गया? जिंक सल्फाइड। सल्फाइड। अब मैं बोल रहा हूँ जिंक सल्फाइड को अलग करने के लिए आप कौन सी विधि लगाओगे? भर्जन। और भर्जन कौन सी विधि होती है? भर्जन वह विधि होती है जिसमें किसी धातु के सल्फाइड अयस्क को, सल्फर आना चाहिए, भर्जन वह विधि है जिसमें किसी धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु के साथ मिला हुआ सल्फर तो अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, जिससे धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। देखो ये क्या है? सल्फर का अयस्क, सल्फाइड अयस्क है ना, सल्फाइड अयस्क। जिंक सल्फाइड अभी मैंने बताया था कि अयस्क है, ये खनिज भी अयस्क भी है, लेकिन ये किसका अयस्क है? सल्फाइड का है तो जिंक, लेकिन किसका अयस्क? सल्फाइड का। ये किसका अयस्क है? कार्बोनेट का। किसका अयस्क है? कार्बोनेट का। अगर आपको सल्फाइड अयस्क को दूर करना है, सल्फाइड अयस्क से धातु को निकालना है, तो भर्जन लगा दो। भर्जन में क्या होता है? नॉर्मल तरीके समझो। भर्जन में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे इसे, सल्फाइड के अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये सल्फर दूर हो जाएगा, जिंक बच गया, लेकिन जिंक के साथ क्या जुड़ जाएगा? ZnO2 ऑक्साइड। जाएगा, Zn। तो जिंक का ऑक्साइड बन गया। जिंक का क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। पर इसको तो अलग कर सकते हैं हम। अब ऑक्सीजन को अलग करके, जैसे मान लो ZnO बन गया ना, तो ऑक्सीजन को तो अलग कर लो, फिर से इसको गर्म कर लो, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, जिंक अलग हो जाएगी। मिल गई ना जिंक? जिंक शुद्ध अवस्था में मिली कि नहीं मिली? तो भर्जन वाली विधि किसे कहते हैं? भर्जन वाली विधि वो विधि होती है जिसमें किसी भी धातु के सल्फाइड अयस्क को, स्पेशल जोर दे रहा हूं, सल्फर वाला यौगिक होना चाहिए। कौन सा यौगिक होना चाहिए? सल्फर वाला। किसी भी धातु के सल्फर वाले यौगिक को या सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और डायरेक्ट बोल दो आप, गर्म किया जाता है। ये ऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके धातु प्राप्त कर ली जाती है। इस विधि को क्या बोल देते हैं? भर्जन। भर्जन। अब देखो भर्जन और निस्तारण में कितना सा फर्क है? भर्जन और निस्तारण में हल्का सा फर्क है। निस्तारण किसे बोलोगे आप? निस्तारण बोलोगे बस वो का वही मेथड है, सल्फर की जगह कार्बोनेट आ जाएगा, खत्म बात। भर्जन कब इस्तेमाल होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। निस्तारण कब इस्तेमाल होता है? कार्बोनेट अयस्क के लिए। कार्बोनेट अयस्क के लिए। अब निस्तारण के लिए आप ये बोलोगे कि सर किसी भी धातु के कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिस समय धातु मिल जाती है, उस विधि को क्या बोलते हैं? निस्तारण। आप तो सब चीजें भूल जाओ, आपको ध्यान रखना है जो मध्यम वर्ग की धातुएं होती है ना, मध्यम वर्ग की धातुएं, उनमें दो ये शुद्धियां मिली हुई है, सल्फर की और कार्बोनेट की। ये छोड़ दो, बाकी ये तो समझाने का तरीका है। मध्यम वर्ग की धातुओं में कौन कौन सी शुद्धियां मिली हुई है? सल्फर की और बोलो कार्बोनेट की। तो सल्फर का जो अयस्क है, जो सल्फाइड अयस्क है, उसको कैसे अलग करोगे? भर्जन विधि द्वारा। और कार्बोनेट अयस्क को कैसे अलग करोगे? निस्तारण विधि द्वारा। खत्म बात, बस हो गया हमारा काम। अब आ जाओ सबसे कम क्रियाशील धातुएं। ये तो वैसे ही मुक्त अवस्था में होती है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ध्यान रखना ये वाली जो भी क्रियाएं है ना, ये ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्शन करती है, कार्बोनेट के साथ नहीं। तो कार्बोनेट का लफड़ा हट गया। कार्बोनेट का लफड़ा हटने का मतलब है इसमें निस्तारण तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि निस्तारण तो कभी यूज होती है जब कोई भी धातु का अयस्क या कोई भी अयस्क, अगर कोई भी धातु का यौगिक है वो कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तब निस्तारण का इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो बहुत कम क्रियाशील है, ये ज्यादा से ज्यादा दो चीजों से जुड़ेगी, या तो ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ। तो अगर सल्फर के साथ जुड़ी हुई तो कौन सा मेथड लगाओगे? भर्जन वाला। और कार्बोनेट के साथ जुड़ी हुई है तो बोलो तो निस्तारण। तो ये जो धातु है ना, ये कार्बोनेट के साथ कभी नहीं जुड़ती,
कभी नहीं। निस्तारण तो आएगा नहीं, लेकिन इनमें भर्जन जरूर आएगा। इनमें कौन सा मेथड लगेगा? भर्जन। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे बढ़ूंगा तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगी चीजें, इसलिए मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते जाओगे। ठीक है, कोई भी जवाब दे देना जिसको आ रहा है। अगर 100 बच्चों में से एक को भी समझा दिया मैंने इतनी चीजें, समझ लेना निहाल हो गया ना। कोई एक तो समझ रहा है ना, तो दूसरा जो बच्चा वो दूसरे दिन सीखेगा। और एक क्यों, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये तो एक बात है, ऐसे एक के तो समझ में आ रहा ना, बाकी समझ में सबके आता है, दिमाग सबके पास है ना, है ना। अब मोबाइल के अंदर इतने हार्ड हार्ड गेम समझ लेते हैं, पबजी खेलना, ठीक है, फ्री फायर खेलना, ये सीख सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात है क्या? इसमें है ही क्या? ठीक है। अब देखो, बताओ अधिक क्रियाशील धातुओं को कैसे अलग किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत करके। करंट द्वारा, ठीक है, ये जो विद्युत अधिक द्वारा। ये जो अधिक क्रियाशील धातु है ना, इनको हम अलग क्यों करेंगे? क्यों, इनमें क्या मिक्स है? बताओ। अशुद्धियां मिक्स है। शुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां? अरे इन धातुओं के साथ आप बोलोगे सर सल्फर मिक्स है, कार्बोनेट मिक्स है, साइनाइड मिक्स है, सल्फेट मिक्स है, आयोडीन मिक्स है, ठीक है, और ये क्या है? नाइट्रेट मिक्स है। तो इनको अलग करना पड़ेगा ना विद्युत के द्वारा। मध्यम वर्ग की धातुओं में कौन कौन सी अशुद्धियां मिली होती है? कार्बोनेट सल्फर और कार्बोनेट। सल्फर। कार्बोनेट और सल्फर। सल्फर सल्फर मिलता है तो सल्फाइड बन जाता है, कार्बोनेट मिलता है, सॉरी CO3 मिलता है तो कार्बोनाइट कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट। सल्फर की अशुद्धियों को कौन सी विधि के द्वारा अलग करोगे? भर्जन विधि द्वारा। वर्जन विधि के द्वारा। वर्जन क्या? विधि के द्वारा। भर्जन विधि द्वारा। वर्जन विधि। और कार्बोनेट की अशुद्धियों को कौन सी विधि के द्वारा अलग करोगे? निस्तारण। निस्तारण। और मध्यम वर्ग की जो वस्तुएं हैं, मध्यम वर्ग की वस्तुएं नीचे ही नीचे, इनमें क्या मिक्स है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन। वेरी गुड। ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बोनेट मत बता देना गलती से भी। निस्तारण मध्यम वर्ग की वस्तुओं में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ भर्जन होगा। भर्जन से गर्म कर दो, फिर ऑक्साइड बनेगा, उसको भी गर्म कर दो, वस्तु मिल गई, सॉरी धातु मिल गई। अब ये तो मैंने तुम्हारे मोटा मोटा दिमाग में डाल दिया। अब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना विद्युत अपघटन के द्वारा, ये मेरे को करके दिखाना है प्रयोग के द्वारा कि धातु कैसे अलग होती है। मेरे को भर्जन करके दिखाना पड़ेगा, जिंक की पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, जिंक की अभिक्रिया, सॉरी जेडएनएस की, सल्फर के लिए आता ना भर्जन, जेडएनएस की अभिक्रिया पहले ऑक्सीजन से, फिर उसका ऑक्साइड बनेगा, फिर वहां से जिंक को अलग करना पड़ेगा। जिंक के बाद यहाँ से हम एग्जाम देखो कॉपर भी मिक्स आएगा इसमें, सॉरी फॉर दैट, कॉपर तक है ये कॉपर तक है, ठीक है सर। एक मिनट सर अधिक क्रियाशील धातु जिंक तक है। क्या? अधिक क्रियाशील धातु जिंक तक है। अच्छा, नहीं जिंक तक बताना है आपको, कहां तक बताना? यहाँ तक, यहाँ से लेना, चलो एल्यूमिनियम तक यहाँ बता देना। आपको ज्यादा एग्जाम्पल लेना ही नहीं है, आपको मेन एग्जाम्पल उठाना है एग्जाम के अंदर। देखो एक रिएक्शन होगी जिंक की, एक रिएक्शन होगी कॉपर की, बाकी इनकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा। ऊपर कोई रिएक्शन करना नहीं है, वो विद्युत अपघटन के द्वारा अलग होता है, बाकी उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो बताओ ये जो कंक्लूजन है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। सर ये बहुत आई गया। बड़ा टॉपिक है, ऐसे पल्ले नहीं पड़ती ये चीजें कि धातुओं को आप कैसे अलग करोगे, भर्जन क्या है, निस्तारण क्या है, बच्चे लास्ट तक यही करते रहते हैं। अभी तो ये तो मोटा मोटा मैंने आइडिया तुम्हारे दिमाग में फिट किया है। अभी इनका जो मेन टारगेट है ना, मेन जो मेथड है, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। एक एक उठाना पड़ेगा, हायर एक्टिव मेटल को, मिडल को, ठीक है, और लीस्ट एक्टिव मेटल यानी कि लोअर एक्टिव मेटल को। अब इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी तरीके से, खनिज अयस्क में क्या संबंध है, उनको कैसे अलग किया जाता है, क्या है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। नो सर। नो सर। इशिका,
सर। अंकित कोई क्वेश्चन है तो बताओ, समझ में आया कि नहीं? समीक्षा, निक्की, नो, जो लक्की समझ में आता है सर। आ गया सर। आ गया ना? चलो अब जो आगे की क्लास है ना उसको मिस नहीं करोगे आप, क्योंकि ये सारा अगर ये आपने सारा सीखा है ना आज की क्लास में, वो सारा बेकार हो जाएगा अगर आगे की क्लास मिस करोगे तो। जागृति समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे हिसाब से हो जाएगा कवर टॉपिक, एक क्लास और बच, 2 क्लास में चैप्टर पूरा हमारा। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम बायो लेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है ना 50% आएगा और हम केमिस्ट्री के पीछे ही लग रहे हैं अभी। वो फिजिक्स बायो भी तो पढ़ना ना। इसके बाद में मैं 6ठा चैप्टर चालू करूंगा, लाइफ प्रोसेस वाला। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सिस्टम होते हैं ना, पाचन, उत्सर्जन, वो एक अलग टॉपिक है, मजा आता है उनको पढ़ने के अंदर। डायग्राम बनाना, काफी दिन हो गए कि सर केमिस्ट्री से बोर हो गए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ये चल रहा है अभी गिरी। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।